ओके सो वेलकम बैक एंड द लास्ट चैप्टर, और ये सबसे छोटा चैप्टर होने वाला है आपकी पूरी बिजनेस स्टडीज़ का। इसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। ध्यान दें सारे बच्चे, इंटरनेशनल ट्रेड को शुरू करने से पहले हम ओवरऑल बता देना चाहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड बात किस पे करेगा। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने देखा कि आपने इंटरनल ट्रेड को पढ़ा और उस ट्रेड में ये बताया गया आपको कि जो बिजनेस होते हैं विद इन इंडियन बाउंड्रीज उनको कैसे जनरेट और ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पे बात करी जाएगी उन बिजनेस की जो रिलेट करते हैं इंटरनेशनली, मतलब उनका जो वर्किंग होता है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाकी सारे देशों में भी होता है। ध्यान दें, आज सभी को पता है रिलायंस, और रिलायंस जो कंपनी थी उसके जो बेसिक नींव रखी थी वो थे हमारे धीरू भाई अंबानी जी। और धीरू भाई अंबानी जी बेसिकली जिन्होंने अपना जब करियर शुरू किया था तो वो इतना कुछ अच्छे काम नहीं करते थे। वो एक बार क्या हुआ, 1940s का ये कुछ समय था और वो गए थे यमन। यमन एक देश है और उस देश में यमन सरकार ने अनफॉर्चुनेटली शुरू की थी अपनी एक सिल्वर करेंसी। और उस सिल्वर करेंसी को यूज़ करने का मेन कारण ये था कि यमन सरकार के जो नोट होते थे, करेंसी नोट होते थे, जो उनकी जो डुप्लीकेसी है वो बहुत ज़्यादा होती थी, जिससे सरकार को बहुत सारा घाटा होता था। लेकिन जब धीरू भाई अंबानी यमन देश में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ की करेंसी तो सिल्वर में है और सिल्वर का प्राइस उनकी करेंसी से कहीं गुना ज़्यादा है। अगर 1 रुपए का सिक्का है, बेसिकली वहाँ की जो करेंसी होती होगी, अगर 1 रुपए का सिक्का है और उसका अगर सिल्वर मेल्ट कर दिया जाए तो वो कहीं गुना ज़्यादा निकलेगा। ये चीज़ धीरू भाई अंबानी ने समझ ली थी और उन्होंने क्या किया, उन सिक्कों को कलेक्ट करना शुरू किया और उन सिक्कों को कलेक्ट करके उन्हें मेल्ट कर देते और मेल्ट करके उसे ज़्यादा दामों में बेच देते, जिससे क्या हुआ, जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो कोलैप्स होने लगा। और जब तक यमन सरकार ये चीज़ समझ पाती, उन्होंने करोड़ों पैसे छाप लिए थे और दोबारा इंडिया चले आए। काफ़ी इंटरेस्टिंग था इनका बेसिक जर्नी। ध्यान दें, ये सारे लोग अगर ट्रेड करना सीख जाएं तो इंटरनेशनल मार्केट से अच्छा कुछ है ही नहीं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में लखपति, करोड़पति, मिलियनर्स, बिलियनर्स सब बनते हुए चले गए। ध्यान दें, आप अगर इंडिया में हैं तो करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, आपकी पुश्तें तक खाने वाली हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड बहुत वाइड है और इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिक मतलब ये है कि ऐसी ट्रेड जो विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज ना हो, वो पूरे वर्ल्ड में की जाए। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सी कंपनियां हैं हमारे पास है टाटा, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, फेसबुक के नाम से जाना जाता था पहले, हमारे पास अलीबाबा है, हमारे पास बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आज बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करती हैं और वो भी इंटरनेशनली। आई होप इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है ये आप सभी लोगों को समझ आ गया। बढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। देखो यार, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक चीज तुमको बता दें, ये स्कूल टू स्कूल डिफर कर सकता है, पर एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई अपडेट इसके इंट्रोडक्शन और सम शॉर्ट ऑफ कुछ पॉइंटर्स के अलावा इस चैप्टर की सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। दैट मीन्स इस वीडियो में वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत वाइड स्टूडेंट्स को ग्रैप करना है। इसीलिए अगर कोई चीज़ें मिस आउट हो रही हैं और वो आपके स्कूल में आ रही हैं तो एक सिंपल सी रीडिंग उसको बहुत सरल बना देगी। उस बाकी सब के लिए हम हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इसमें लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस। द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा मेक इट पॉसिबल। न्यू मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फास्टर एंड मोर एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव brought nations closer to one another, as a result of which trade between them can take place. Following are the main sources behind international trade. यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर प्रोडक्टिविटी। ध्यान दें, अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में समझना है तो यहाँ पे बहुत विस्तार से लिखा गया है। यहाँ पे लिखते हैं ये लोग कि मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंडेशंस, मतलब ऐसी ट्रेड जहाँ पे जियोग्राफिकल बाउंडेशन हो ही ना, मतलब देश में ही सीमित ना रह जाएं हम लोग। उस देश में जो सीमित हो जाते हैं लोग, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं।
आगे यहाँ पे लिखते हैं लोग कि द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा मेक इट पॉसिबल। बेसिकली ध्यान दें, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये आज पॉसिबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पहले के ज़माने में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था। जहाँ पे भी इंटरनेशनल ट्रेड होती थी उन सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस लग जाती थी या फिर हर सामान ट्रेड नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज छोटी से छोटी चीज़ ट्रेड की जा सकती है विद द थैंक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड कम्युनिकेशन। आगे लोग बात करते हैं इसके में न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट फॉर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव ब्रॉट नेशन क्लोजर टू वन अनदर। ध्यान दें, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर और नए नए कम्युनिकेशंस और नए टेक्नोलॉजीज़ नेशंस को बहुत पास ले आए हैं। आज कोई भी चीज़ ऑर्डर करने में हमें दिन नहीं लगते, उसकी डिलीवरी में शायद 3 या 4 दिन होते हैं बस। ध्यान दें, पहले कुछ भी चाहिए होता था तो हमें दर दर भटकना पड़ता था। आज वही चीज़ें आपके सिंगल क्लिक में मिल जाती हैं। ध्यान दें, ये सब कुछ पॉसिबल है तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से, वरना ये सब कुछ आपको जो दिखता है वन क्लिक के अंदर, ये कुछ भी ना होता इन प्रैक्टिकल लाइफ। आगे इन लोगों ने बात की है Following are the main reason behind international trade. Unique distribution of natural resources at different places of productivity level of the country make them incapable of producing every good on their requirement. Labor productivity and production cost differ among the due to socio-economic, geographical and political reasons. ध्यान दें बच्चा लोग, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये प्रमोट इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पे आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की ज़मीन, वहाँ का इन्वायरमेंट हर चीज़ को अडेप्ट करे। आप चाहें कि आप चाय का पेड़, मतलब जो टी जो चाय होती है उसका पेड़ अपने घर में लगा लें, पॉसिबल ही नहीं है, वो सिर्फ पहाड़ों पे हो सकता है। आप चाहें कि ड्रैगन फ्रूट का पेड़ यहाँ पे अपने घर में लगा लें, वो हो ही नहीं सकता, वो फॉरेन से ही आ सकता है। आप चाहें कि स्ट्रॉबेरी मैं अपने घर के गमले में लगा लूँगा, निकलेगी ही नहीं। ध्यान दें, ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरतें पैदा करती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरतें पैदा करती हैं जिससे आप लोग क्या करते हैं, दूसरी कंट्री पे रिलाय होना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोसेसर्स। आज इंडिया के पास प्रोसेसर्स बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं है, इसलिए हम लोग AMD और इंटेल, स्नैपड्रैगन और इन सारी चीज़ों पे हम लोग क्या कहते हैं, बेस्ड हो जाते हैं, जिससे बहुत अच्छा खासा पैसा भी जाता है हमारा देश का बाहर। मेन क्या है कि बताने का एक सोल मोटिव ये है आप लोगों को कि हर जगह पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि हर जगह पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, हम लोगों को हर जगह से ट्रेड करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ नहीं है वो डेफिनेटली कहीं और होगी, और जो चीज़ उनके पास नहीं होगी वो डेफिनेटली हमारे पास होगी। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आई होप ये चीज़ समझ आई हो आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें ये लोग लिखते हैं Major forms of business operations that constitute international business are as follows. First, merchandise exports and imports. Export and imports which involve trade in intangible items that cannot be seen or touched. It is also called invisible trade. Another way to entering the international business is licensing and franchising the country. Foreign investment to another important concept of international business. ध्यान दें, जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो उसका कुछ स्तर यहाँ पे समझाया गया है कि इंटरनेशनल बिजनेस क्यों ज़रूरी पड़ जाता है। लेकिन सर, इससे पहले वाले टॉपिक में भी तो हमने यही समझा था, वो बस एक ब्रीफ ओवरव्यू था। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएंगे। इस थोड़ी सी डिटेलिंग में इन लोगों ने ये लिखा है कि पहली चीज़ हमारा सब्जी वाला है। सबसे पहले इन लोगों ने मर्चेंडाइज को दर्शाया है। मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, अगर जिन लोगों को गलतफहमी हो थोड़ी कि मर्चेंडाइज कपड़ों को कहते हैं, मर्चेंडाइज वो गुड्स होते हैं जो टैंजिबल होते हैं, जिनको देखा और छुआ जा सकता है। दैट मीन्स सबसे पहला इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट तो मर्चेंडाइज ही होते हैं, मतलब ऐसे गुड्स जो देखे, छुए व पहने जा सके। उसके बाद हमारा दूसरा ट्रेड होता है इनटैंजिबल एसेट्स का। इनटैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको ना देखा जा सके और ना ही छुआ जा सके। जैसे आपने किसी कंपनी की फ्रेंचाइज खरीद ली हो, यहाँ पे आपने ओवरऑल एक कॉफ़ी वाला आउटलेट खोला, कॉफ़ी आउटलेट खोला और उसका नाम आपने रख दिया स्टारबक्स। वो तो सर कॉपीराइट मटेरियल है, आपको अगर कॉपीराइट मटेरियल यूज़ करना है तो उनको देनी पड़ेगी रॉयल्टी, जिसको फ्रेंचाइज भी बोलते हैं। और ऐसी इनटैंजिबल एसेट्स की भी ट्रेड होती है, तभी तो उनके सारे आउटलेट्स आज इंडिया में भी चल रहे हैं, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड और स्टारबक्स एज वेल, जिसको इंडिया में टाटा ने हायर किया है।
उसके बाद आती हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेट होती हैं। आपने किसी बाहर देश में ज़मीन खरीद ली है, कोई घर खरीद लिया है, अपार्टमेंट खरीद लिया है, एंड सो ऑन। एंड द लास्ट वन इज़ ट्रेडिंग ऑफ सर्विसेज। दैट मीन्स आपने कोई कंसल्टेंसी लेनी है फॉरेन से, या फिर यहाँ के डॉक्टर कोई को कंसल्टेंसी दे रहे हैं फॉरेन के लोगों को, या फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया है, या फिर आपने कोई भी ऐसी चीज़ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ट्यूशन्स ले रहे हैं फ़ॉरेन से, आप कोई क्लासेस ले रहे हैं फ़ॉरेन से, आप कुछ सीख रहे हैं फ़ॉरेन से, जिसके बदले में आप पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी एक इंटरनेशनल ट्रेड ही होगा, जिसकी वजह से आप या वो पैसा कमा रहा है और दूसरे की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाएं तो बनती हैं ज़रूरतें इंटरनेशनल ट्रेड की। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज इंटरनेशनल ट्रेड इतना ज़्यादा करोड़ों का बिज़नेस बन चुका है। ये चीज़ें सुनने में बहुत छोटी हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में जब आती हैं तो ये बहुत वाइड हो जाती हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हों। बढ़ते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे। यस रियली इट्स लास्ट टॉपिक, क्योंकि इसके बाद सब कुछ कटा हुआ है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दैट क्या क्या इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट्स होते हैं फर्म को या फिर नेशन को। मतलब हमारे देश को भी भलाई होती है इसमें ट्रेड करने में, और फर्म्स की भलाई तो होती ही होती है। फर्म्स का मतलब बिजनेस। सबसे पहले देखते हैं बेनिफिट्स टू नेशन। नंबर 1 लिखा है, इट हेल्प्स अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज्ड फॉर इम्पोर्टिंग वेरियस गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। दैट मीन्स जब हम लोग ट्रेड करते हैं फॉरेन से, तो वहाँ से हम लोग रेवेन्यू जनरेशन करते हैं दूसरी करेंसी से। मतलब यहाँ से हमने कोई भी चीज़ अमेरिका भेजी और अमेरिका से हमें पेमेंट आया डॉलर्स में, जिससे हमारा जो रिज़र्व है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, दैट मीन्स ऐसा कोटा जिसमें सारे देश की करेंसी हो, वो बढ़ने लगता है। और फिर उसी जो आपका फॉरेन करेंसी का कोटा होता है, उससे आप दूसरे देश से ट्रेड करते हैं। दैट मीन्स आपके पास फॉरेन करेंसी की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, वरना आप आगे फ्यूचर में ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। इसी को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बोला जाता है, और इसकी बढ़ोतरी तभी हो सकती है जब आप कुछ बेच पाएँ फॉरेन कंट्री को। नेक्स्ट लिखा है यहाँ, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ नेशन in the production of those goods which can be produced by the most effective and economic manner. That means यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मिलती है फर्दर प्रोडक्शन की, जिससे जो देश है उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, it helps a nation in improving its growth prospects and also creates opportunity for employment. जब फॉरेन ट्रांसपोर्टेशन होता है, फॉरेन ट्रेडिंग होती है, तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा स्तर से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है जॉब ढूंढने की, क्योंकि हर फर्म ये चाहती है कि उसके पास और ज़्यादा लेबर आए जिससे वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। इसलिए जो प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, जिससे लेबर रिक्वायरमेंट बढ़ती है और हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत भी कम हो जाती है। नेक्स्ट लिखा है, it makes it possible for people to consume goods and services produced in other country which help in increasing the standard of living. लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड ही काफ़ी है। ध्यान दें, आप कितनी चौड़ में चलेंगे जब आपके पास एक आईफोन है। अब आईफोन क्या इंडिया में बनता है? वो मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट मत बताइएगा हमें। आईफोन की मेकिंग कैलिफोर्निया से होती है। और ध्यान दें, क्या वो आप स्टेटस सिंबल कभी भी यूज़ कर पाते अगर इंटरनेशनल ट्रेड ही ना होती? कभी भी नहीं। तो इसलिए ध्यान दें, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाती है। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा मतलब देश का बढ़ा, और देश का बढ़ा तो वो जानी जाएगी पूरे वर्ल्ड में। आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंस जो नेशन से रिलेटेड है इंटरनेशनल ट्रेड के, वो आपको समझ आए। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बेनिफिट्स टू फर्म्स। अब फर्म्स को भी कुछ बेनिफिट्स होता है, देखते हैं। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बाय सेलिंग गुड्स इन द कंट्री वेयर प्राइजेज आर हाई। ये प्रॉफिट देता है फर्म्स को जहाँ पे उनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग हाई होती है। दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है जो चीज़ यहाँ पे सस्ती हो वो दूसरी जगह पे भी सस्ती हो। यहाँ की चारपाई ऑस्ट्रेलिया में 70 लाख की बेची जाती है और वो म्यूज़ियम में रखी हुई है, और ये बात सच है। दैट मीन्स अब यहाँ पे प्रोड्यूसर्स घर की मुर्गी दाल बराबर,
अब यहाँ पे उनका कोई भी बस नहीं चल रहा, उनके प्रोडक्ट बहुत सस्ते में बेचे जा रहे हैं। अब वो ट्राई करेंगे अमेरिका में बेचने की, और क्या पता वो महंगे मिल जाए और रेवेन्यू जनरेशन बहुत अच्छा हो जाए, जिससे उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आई होप ये चीज़ समझ रहे हो आप। नेक्स्ट, it helps the firm using their surplus production capacities and improve the profitability of their operations. ये हेल्प करता है फर्म्स को और ज़्यादा प्रोडक्शन करने पे, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ जाती है। जितना प्रोडक्शन उतनी सप्लाई और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट। नेक्स्ट, इट हेल्प्स फर्म्स इन इम्प्रूविंग देयर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। यहाँ पे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही ज़्यादा आपके परसेंटेज ग्रोथ के। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड फर्म्स के लिए तो ब्लेसिंग्स होती है, क्योंकि ग्रोथ ही ग्रोथ होती है यहाँ पे। नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज वन ऑफ द वे ऑफ अचीविंग द ग्रोथ ऑफ द फर्म फेसिंग टफ मार्केट कंडीशंस इन द डोमेस्टिक मार्केट। ध्यान दें, यहाँ पे बताया गया है आपको कि एक और भी तरीका है कि अपने जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके कंपटीशन से हट के कहीं और ट्राई करने का। आपने कोई पर्टिकुलर ABC प्रोडक्ट बनाया है जिसकी डिमांड ही नहीं हो रही है, क्योंकि आप जैसे और आपसे अच्छे प्रोडक्ट पूरे देश में फैले हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप काम करेंगे कि इसको दूसरी कंट्री में बेचने की। वहाँ पे नहीं बिका तो तीसरी कंट्री, वहाँ पे भी नहीं मिला तो चौथी कंट्री। एक ना एक कंट्री तो मिलेगी जहाँ पे आपकी डिमांड हो, आपके गुड्स की डिमांड हो, और वो होगी ही होगी। तो ये एक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट भी बन जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ। लास्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इम्प्रूव्स बिजनेस विजन एंड इट मेक्स फर्म मोर कम्पिटिटिव एंड डाइवर्सिफाइड। यहाँ पे एक बिजनेस बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है और कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अब मार्केट को फेस करना सीख गया है, वो अब चीज़ों को फेस करना सीख गया है, वो हर चीज़ फेस करना सीख गया है, और अब वो पूरा का पूरा मार्केट कंट्रोल कर लेता है। इससे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और इसके बाद जितना भी टॉपिक है वो पूरा का पूरा डिलीटेड है। दैट मीन्स आपको बस यहीं तक पढ़ना था। एंड इसके बाद आपका सबसे छोटा चैप्टर ऑफ योर होल बिजनेस स्टडीज़ इन क्लास 11th यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप इस शॉर्ट सा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया हो। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे आपके नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एनुअल्स।